नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पूरे परिवार के समेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनकी इस मुलाकात के बाद से काफ़ी सारी चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। एकनाथ शिंदे क्यों मिले प्रधानमंत्री से और अब अजीत पवार का क्या होगा? क्या वो सीएम बनने जा रहे हैं? तमाम सारे सवाल हैं, जिनके जवाब हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार ओंकार चौधरी जी से। ओंकार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए मनविंदर जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, आज अचानक से एक बड़ा-सा बवाल सा दिख रहा है सियासी गलियारों में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं और वो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं और सियासत में काफ़ी सारी अटकलें शुरू हो गई हैं और इस उनकी मुलाकात के क्या मतलब है, क्या मकसद है इस मुलाकात का? एक्चुअल में क्या है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति चलती है, जी, उसमें इस तरह की अटकलबाजी और कयास लगाना और उसके लिए फिर खबरें बना करके उन पर डिस्कशन करना, ये एक अजीब सा एक शगल है महाराष्ट्र के मीडिया का, और वही हम देख रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करते रहते हैं। हाँ, इसमें एक विशेष बात ये आप जोड़ सकते हैं कि भई एकनाथ शिंदे अपने पिताजी शंभाजी शिंदे के साथ अपने बेटे और उनकी पत्नी और उनके अपने पोते और अपनी पत्नी के साथ मिले हैं, यानी पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिले हैं। जी, अब खुद एकनाथ शिंदे ने ही साफ कर दिया है कि इस मुलाकात का मतलब क्या है और मकसद क्या है। उन्होंने कहा है कि मेरा परिवार प्रधानमंत्री से मिलना चाहता था, जी, और जब पिछली बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे मुलाकात की थी तो ये उनको बताया था कि परिवार आपसे भेंट करना चाहता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए समय निर्धारित किया था कि आप आइए, पूरे परिवार के साथ आइए। और जो चित्र वहाँ से आ रहे हैं वो बड़े हार्ट टचिंग हैं, दिल को छूने वाले चित्र हैं। उनके बुजुर्ग पिता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बराबर में उस चेयर पर बैठाया है जिस पर आम तौर पर डिग्निटीज बैठती हैं। जी, यानी अगर कोई मुख्यमंत्री जा रहा है, कोई राज्यपाल जा रहा है, कोई विदेशी मेहमान आ रहा है और वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है, तो बराबर वाली सीट पर उसको बैठाया जाता है। तो वहाँ पर एकनाथ शिंदे के पिता को बैठा करके प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया है। जी, और केवल इतना नहीं, बल्कि एक चित्र तो ऐसा भी आया है जिसमें वो मुख्यमंत्री के बुजुर्ग पिता को शॉल ओढ़ा करके जी, सम्मानित जी, कर रहे हैं। जी, मैं पिछले दिनों जब महाराष्ट्र गया था तो वहाँ की कई रस्मों से और कई जो अतिथियों को सम्मान दिया जाता है उससे जी, अवगत हुआ, परिचित हुआ। जी, एक तो मुझे वहाँ की ये बात बहुत अच्छी लगी कि चाहे घर में प्रवेश कर रहे हों या किसी के ऑफिस में जा रहे हों, तो जूते चप्पल बाहर ही निकाल दी जाती हैं और जी, जी, अंदर आप नंगे पैरों से जाते हैं। इसके अलावा आपका मतलब पूरा परिवार ही एक तरीके से सम्मान करता है। जी, और अगर आप बुजुर्ग हैं तो वहाँ जो छोटे हैं वो चरण स्पर्श करेंगे। जी, इस तरह के जो महाराष्ट्र की जो रिच कल्चर है, जो हमारी एक्चुअल में मूल संस्कृति थी, वो हमें वहाँ देखने को मिलती है, उसके वहाँ दर्शन होते हैं। तो प्रधानमंत्री तो गुजरात से आते हैं, और गुजरात और महाराष्ट्र कभी एक ही स्टेट हुआ करते थे, अलग-अलग बाद में हुए हैं, भाषा के आधार पर हुए हैं। तो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के बारे में कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते समझते हैं, जी, और वहाँ जी, के जी, सेंटीमेंट को भी एक्चुअल में वो समझते हैं कि जी, सेंटीमेंट क्या है। हुँ, तो हुँ, उनके पिता को इस तरह का सम्मान दिया है, तो जाहिर है ये इसके एक संदेश और संकेत भी एंटायर महाराष्ट्र में जाते जी, हैं जब इस तरीके के दृश्य लोग देखते हैं। हुँ, हुँ, प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात, और जो बाद में उन्होंने बताया कि जो मेरा पोता है उसके साथ प्रधानमंत्री
बहुत ही जैसे एक बुजुर्ग किसी बच्चे के प्रति लाड़ प्यार करते हैं, उसी अंदाज जी, में उसे कुछ खाने को दिया, उसको पुचकारा, उसको प्यार किया। तो ये अगेन कह सकते हैं कि अ, एक जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर का, जी, ह्यूमन बीइंग भी, और वो बच्चों के प्रति किस तरह का अपना दृष्टिकोण रखते हैं, कितने उदार होते हैं, ये हम उनके देश-विदेश के दौरों में अक्सर देखते हैं जी, कि किसी देश की यात्रा पर गए, हवाई अड्डे पर उतरे, वहाँ जो भारतीय अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुँचते हैं, तो किसी बच्चे का गाल सहला रहे हैं, किसी बच्चे के पास रुक कर के उसके बारे में पूछ रहे हैं, कौन-सी क्लास में पढ़ रहे हैं, इसको जी, क्या पसंद है। इस तरह की चीज़ें, मतलब एक तरीके से जुड़ाव वाली बात कि उन माता-पिता को भी ये लगता है कि स्पेशली प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ सामने आकर के रुके थे, हमारे बच्चे से उन्होंने संवाद किया। तो जी, ये जी, बड़े इम्पैक्ट होते हैं। तो परिवार मिला है आकर के, तो परिवार जब प्राइम मिनिस्टर से मिलता है तो राजनीतिक चर्चाएँ तो होती नहीं है। जी, जी। फिर भी एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र की कुछ योजनाएँ, परियोजनाएँ रुकी पड़ी थी। हुँ, तो हुँ। प्रधानमंत्री से हमने उनके बारे में भी चर्चा की है और प्रधानमंत्री उन योजनाओं, परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। तो इससे ज़्यादा इस मुलाकात का कोई मतलब और मकसद मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ इस समय देश में हैं, हम जी। उन्हें भी ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। अभी एक जमावड़ा हुआ था बेंगलुरु में, उससे पहले पटना में हुआ था। हुँ, हुँ। बेंगलुरु में करीब 26 दल जो मोदी विरोधी माने जाते हैं, वो इकट्ठा हुए थे। एक उन्होंने गठबंधन का नाम भी दे दिया, INDIA, इंडिया करके। उसको जी, लेकर जी। के तमाम चर्चाएँ चल रही हैं हुँ, और हुँ। एक एक गठबंधन एनडीए ऑलरेडी अटल जी, अडवाणी जी के समय से चल ही रहा है। हुँ, तो हुँ। उस गठबंधन में भी 38 दल अब जुट गए हैं। हालाँकि अटल जी के समय तो एक समय 41 दल जो है वो एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अभी 38 हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नया गठबंधन अभी बेंगलुरु में बनाया है, यूपीए की जगह, उससे कहीं अधिक दल प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। तो ये जो इस समय दौर चल रहा है और जो आगे चुनौतियाँ हैं, विपक्ष के सामने भी और सत्ता पक्ष के सामने भी, 2024 का हुँ, इलेक्शन हुँ। आ रहा है, आम चुनाव आ रहा है लोकसभा का। उससे पहले तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर गठबंधन सहयोगी हैं, और एकनाथ शिंदे तो वैसे भी चूँकि महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री हैं और जी, उनके बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के सदस्य हैं श्रीकांत शिंदे। तो जी। जब उनके परिवार से मिल रहे हैं, तो इसमें भी कहीं न कहीं एक राजनीतिक संकेत देने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि जो हमारे गठबंधन सहयोगी हैं, हुँ, उनके हुँ। परिवारों के प्रति भी हमारी कैसी आत्मीयता है। जी, एक मैसेज देना चाह रहे हो और चूँकि मुलाकात हुई है आज एकनाथ शिंदे जी की परिवार समेत, तो चर्चा ये भी है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उनके समर्थकों ने राज्य में जगह-जगह पोस्टर भी लगा दिए हैं इस आशय के। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, इसमें मुझे कोई सच्चाई एक्चुअल में दिखाई देती नहीं है। अ, जो अपना शनिवार आज हम बात कर रहे हैं, जी। शनिवार को अजित पवार 64 साल के हुए हैं, यानी उनका जन्मदिन है। हुँ। और जन्मदिन के मौके पर जो बहुत अति उत्साहित आपके समर्थक और कार्यकर्ता होते हैं, वो जगह-जगह आपके स्वागत के, आपके अभिनंदन के, आपके लिए शुभकामनाओं के पोस्टर बैनर लगाते ही हैं, जैसी जिसकी अपनी श्रद्धा होती है या विचार होते हैं। नो डाउट अजित पवार एनसीपी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और संगठन के प्रति जितने वो समर्पित हैं, इतना एनसीपी में कोई और दूसरा नेता है भी नहीं। सुबह 6 बजे कौन नेता अपनी पार्टी के ऑफिस में जाकर के बैठ जाता है और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करता है? तो जब तक एनसीपी टूटी नहीं थी और इनके साथ 30 से अधिक एमएलए टूट करके नहीं आए थे,
शरद पवार से अलग होकर के, तब तक इनकी दिनचर्या यही थी। वो उप मुख्यमंत्री रहे हों या ना रहे हों, वो पार्टी संगठन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। तो उनकी लोकप्रियता उरूज पर हमेशा रही है और संगठन में तो उनको बहुत ही मान सम्मान मिलता है। 90 के दशक में वो बारामती से एक बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। बाद में शरद पवार के लिए उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी थी और शरद पवार ने बारामती से फिर अपनी बेटी को लड़ाना शुरू कर दिया। कहा यह जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो वहाँ अच्छे तरीके से जानते समझते हैं, कि चूंकि बारामती विधानसभा सीट से 6 या 7 बार अब तक अजित पवार जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं और ये 5वीं बार उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के इस समय। तो वहां अगर अजित पवार ना चाहें, या इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर अजित पवार सहयोग ना करें, तो वहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी जीत नहीं पाएगी, उनकी जीत के लाले पड़ जाएंगे। तो इतने लोकप्रिय वो हैं। तो अब चूंकि हालात बदले हुए हैं, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं, देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अपने पार्टी नेतृत्व की इच्छा के अनुसार उप मुख्यमंत्री हैं, अभी दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार बनाए गए हैं। तो अजित पवार को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं उसी समय से चालू है जब वो शपथ ग्रहण किए थे एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब ये जो चर्चा चल निकली है कि क्या अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एकनाथ शिंदे हट जाएंगे, ये चर्चा का कारण एकमात्र ये है कि ये जो संजय राउत नाम के प्राणी हैं, सामना के कार्यकारी संपादक और उद्धव ठाकरे के दाएं बाएं जो भी आप कहें वो हाथ, वो पिछले कुछ समय से अफवाह फैला रहे हैं महाराष्ट्र में कि जी एकनाथ शिंदे की तो विदाई हो जाएगी। एकनाथ शिंदे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उनके बारे में दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने संजय राउत को भी और उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को, इनको सबको उनकी जगह दिखा दी है। और एकनाथ शिंदे पर ही भारतीय जनता पार्टी ने दांव भी लगाया था जब एमवीए की सरकार टूटी थी। ये अपने 39 साथियों के साथ निकले थे शिवसेना में से और 10 निर्दलीय भी इनके साथ आए थे। और इतना ही नहीं, 18 में से 13 एमपी भी टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ आ गए थे। जिस तरीके से एनसीपी में अजित पवार एक अपना स्थान रखते हैं, एक अपनी लोकप्रियता रखते हैं संगठन में, ठीक उसी तरीके से शिवसेना में अगर कोई जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो व्यक्ति था तो वो एकनाथ शिंदे थे। एक ऐसे परिवार से, एक सामान्य श्रेणी के परिवार से जो 3 व्हीलर चला करके जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया था, आजीविका शुरू की थी, वो अगर आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इन्हीं की बगावत की वजह से, और मैं तो ये कहूँगा कि केवल एकनाथ शिंदे नाराज नहीं थे जी, बल्कि शिवसेना में एक बहुत बड़ा वर्ग था विधायकों में जो उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के तौर तरीकों से, बल्कि मैं कहूँगा कि तानाशाही से बहुत परेशान थे, आज ही जा चुके थे, परेशान हो चुके थे। जब वो चीफ मिनिस्टर थे 2.5 साल के लिए, वो किसी से मिलते नहीं थे। कोई फ़ोन करता था, उनकी फ़ोन कॉल नहीं उठाते थे। एज चीफ मिनिस्टर वो केवल 2 बार सचिवालय गए और पिछले दिनों तो बड़ा बेशर्मीपूर्ण बयान भी उद्धव ठाकरे ने दिया कि मैं तो घर में बैठ कर के ही राज्य को चला रहा था। मुझे लगता है कि इनको छोड़ करके पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह का मूर्खतापूर्ण बयान नहीं दे सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो अपने आलीशान सरकारी आवास में बैठने के लिए नहीं होता है। उसको सचिवालय भी जाना चाहिए, उसको ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही पर भी लगाम कसनी चाहिए, उसको अपनी पार्टी को भी देखना चाहिए, अपने एमएलए से भी मिलना चाहिए, अपने मंत्रियों से मिलना चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए, उसकी ये ड्यूटी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये नहीं किया।
और आज उसी का नतीजा है कि उन्हीं की पार्टी के जमीन से जुड़े हुए नेता एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चीफ मिनिस्टर हैं। तो एकनाथ शिंदे जो है वो एक अलग तरह का एक अपना मयार रखते हैं, एक अपना असर रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अगर देवेंद्र फडणवीस को पीछे करके एकनाथ शिंदे को आगे किया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी एक रणनीति है, क्योंकि वो मराठा वोटरों में एक तरीके से पैठ बनाना चाहते थे। और यही वजह है कि चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये बस अब कोस रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का जो मूल वोट बैंक है उसी में एकनाथ शिंदे की वजह से सेंध लग रही है। जी सर, अजीत पवार एनसीपी तोड़ने के बाद वजह चाहे कुछ भी रही हो, 2-3 बार अपने चाचा से मिले हैं, उनकी चाची की तबीयत खराब थी, वजह ये भी थी। फिर उसके बाद फिर से वो मिले और ये कहा जा रहा था कि माफ़ी मांगने की बात सामने आ रही थी। इसे लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हैं, अटकलें हैं। क्या अजीत पवार भरोसेमंद है भाजपा के लिए? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जो राजनीतिक गुर सीखे हैं वो तो शरद पवार से सीखे हैं। वेरी और ऑब्वियस। शरद पवार जो हैं, उन्होंने जिस तरह की राजनीति अब तक की है वो सबके सामने है। जी। मराठी मीडिया को उन्होंने जिस तरीके से ओबलाइज कर रखा है, और वहां जिस तरह की चर्चाएं चलाई जाती हैं शरद पवार को लेकर के, जिस तरह के मिथ गढ़ दिए गए हैं कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, वो तो जो चाहे। पिछले दिनों भाऊ तोरसेकर से मैं एक बातचीत कर रहा था, तो भाऊ ने कहा कि मराठी मीडिया का अगर वश चले तो वो शरद पवार के बारे में ये भी चला सकते हैं खबर कि शरद पवार अगर इच्छा कर लें तो उछल करके एक पैर तो चांद पर रखेंगे और दूसरा जो है वो मार्स पर रख देंगे। तो बोला कि ये कुछ भी कह सकते हैं शरद पवार के बारे में, तो इनके पे ऊपर तो जाइए मत। लेकिन यहाँ जो लुटियन मीडिया है, दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं, वो भी इनसे कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। एक्चुअल की स्थिति क्या है? एक्चुअल में शरद पवार पूरे महाराष्ट्र के नेता भी कभी नहीं बन पाए। इन्होंने 2 बार कांग्रेस से दगा किया। 1978 में बसंत दादा पाटिल की सरकार को गिराया, अपनी सरकार बना ली। 38 साल की उम्र में ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे महाराष्ट्र के। और दूसरी बार सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बना करके इन्होंने, पीए संगमा ने, तारिक अनवर वगैरह ने अलग रास्ता ले लिया था। और जो अलग रास्ता ले लिया था और इन्होंने फिर एनसीपी बनाई थी। मैं केवल संक्षेप में इतना बताना चाहता हूं कि शरद पवार जब 1978 में कांग्रेस से अलग हो गए थे, तो अगला चुनाव था 1980 में, फिर उससे अगला चुनाव था 1985 में। दोनों चुनाव में ये कांग्रेस के साथ नहीं थे और कांग्रेस को 2/3 मेजोरिटी मिली थी इन दोनों में। 1980 में 186 सीटें मिली थी, 1985 में भी शायद 164 या 166 सीटें मिली थी। लेकिन 1986 में राजीव गांधी फिर इनको कांग्रेस में ले आए, इनको चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। 1990 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को, यानी इनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस उसमें बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। तो इनका आलम ये है, इनकी लोकप्रियता कितनी है ये इससे पता चलता है। और ये जो तमाम तरह की अटकलबाजी लगाई जाती है अजीत पवार को लेकर के या शरद पवार को लेकर के, ये मराठी मीडिया का एक शगल है। और जो इस समय सवाल आपने पूछा है उसका सीधा सा उत्तर तो ये है कि चूंकि सारे राजनीतिक गुर अजीत पवार ने शरद पवार से सीखे हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र की जनता का, खास तौर से अपने समर्थक मतदाताओं का किस तरीके से उल्लू बनाते रहे हैं। तो उसी रास्ते पर वो हैं, वो जाते हैं इनके पास
इनसे माफ़ी मांगते हैं, इनके चरण छूते हैं, कहते हैं कि पार्टी को एकजुट बनाए रखिए, इसको जी। टूटने मत दीजिए। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो जनता में एक संदेश देना चाहते हैं, भाई अजीत पवार तो सबको साथ रखना चाहते हैं, वो तो पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं, ये शरद पवार ही नहीं चाह रहे हैं। तो अजीत पवार ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने को मूल पार्टी बताते हुए अजीत पवार कह रहे हैं कि अगर हम बीजेपी के साथ आए हैं और 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है हम साथ साथ मिलकर के लड़ना चाहते हैं, तो आप इसका समर्थन करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। अभी पिछले दिनों जो जी। एमआईटी कॉलेज में बांद्रा में इन्होंने अलग जी। प्रोग्राम किया था अजीत पवार हुँ। ने, उसमें ये कहा था कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, जी। आप अब हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। ये चीज़ शरद पवार की समझ में नहीं आ रही है 82 साल के होने के बावजूद। तो जी। अजीत पवार का ये एक्चुअल में दांव है कि पब्लिक के सेंटीमेंट कैश करिए, पब्लिक में ये संदेश भेजिए कि हम तो आगे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन शरद पवार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। जी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कल तक अजीत पवार दागी थे, आज भाजपा के साथ हैं, तो दाग ही नहीं रहे, उनके दाग धुल गए हैं। भाजपा महाराष्ट्र में जो कुछ कर रही है, बहुत लोग उसे शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। इसे तोड़-फोड़ की राजनीति भी कहा जा रहा है। क्या कहते हैं आप? कुछ थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालिए आप। 2-3 चीज़ें हैं, वो हमें समझनी पड़ेंगी। एक बात तो जी। ये है कि ठीक है, कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा कि कल तक जिन अजित पवार के खिलाफ तमाम तरह की जांचें बैठी हुई थी, एक चीनी मिल के ओनरशिप को लेकर के भी जांच पड़ताल चल रही थी। इनकी 3 बहनों के यहाँ आईटी की रेड चली थी, करीब 6 दिन चली थी और उसमें ये कहा गया था कि शायद 180 करोड़ रुपए की कोई अघोषित जो है संपत्ति मिली थी। उसमें क्या हुआ है कहा नहीं जा सकता। जो चीनी मिल का मामला था कि उसकी ओनरशिप संदिग्ध है और इनकी पत्नी के नाम जो है डायरेक्टर उसमें इनकी पत्नी थी, उसको लेकर के भी तमाम तरह के एलिगेशन लगाए गए थे। तो वो मुद्दे अलग हैं और बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि अगर अजीत पवार दागी हैं, अगर उनके खिलाफ या उनकी पत्नी या उनकी बहनों और बहनोइयों के खिलाफ, उनके साथी कारोबारियों के खिलाफ जांच पड़ताल बैठी थी, तो अजीत पवार को क्यों लिया गया? ज़रूरत क्या थी? अच्छी खासी तो सरकार चल रही थी, पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। 288 के सदन में आपको 145 सीटें चाहिए सरकार चलाने के लिए, 165-66 के आसपास आपके पास एमएलए हैं और अब जो एनसीपी के भी टूट करके आ गए हैं, कुछ और आ गए हैं, तो ये इनकी संख्या 288 के सदन में 200 से पार चली गई है। तो लोगों का कहना है कि अजीत पवार को क्यों लिया गया, लेकिन इसका जवाब भी तलाश करना होगा और देना होगा। पहली बात यह है कि हमें इसका जवाब ढूंढने के लिए 2019 में जाना पड़ेगा, अक्टूबर-नवंबर में। अक्टूबर में जब हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे और नतीजे आए थे, तो उस समय जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के और विधानसभा के, वो भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मिलकर के लड़े थे। और जो महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जीत ली थी। केवल 4 सीटें एनसीपी ने जीती थी, एक चंद्रपुर की कांग्रेस ने जीती थी और एक सीट जो है वो जो औरंगाबाद वाली संभाजी नगर वाली है, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जलील अहमद ने जीती थी। तो मेरा कहना ये है कि अक्टूबर में जब विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली और शिवसेना को 56 सीटें मिली, तो उद्धव ठाकरे को लगा कि ये मौका है भारतीय जनता पार्टी की बाहां मरोड़ने का। और वो बाहां क्यों मरोड़ना चाहते थे? क्योंकि 2009 तक शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में थी और 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई बन गई, जिसको वो पचा नहीं पाए। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी की आंधी पूरे देश में चल रही थी,
तब तो भारतीय जनता पार्टी उनसे कहीं आगे निकल गई और 2019 आते आते शिवसेना सिमट गई 56 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी चली गई 105 सीटों पर। तो उनको लगा कि अगर हम निरंतरता में दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनवा देंगे तो हम तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको लगा कि वहां मरोड़ी जाए और ये एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए कि साहब 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल आप अपना रखिए, 2.5 साल हम अपना बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं, ये तो कुछ तय ही नहीं हुआ। इन्होंने झूठ बोला कि बाला साहब ठाकरे के रूम में अमित शाह ने ये जबान दी थी उद्धव ठाकरे को, लेकिन अमित शाह ने भी मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इन्होंने एक तरीके से डिच किया बीजेपी को और ये चले गए शरद पवार और सोनिया गांधी की पार्टी के साथ और इन्होंने सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन बैठे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है, किसी का विश्वासघात बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। और यही वजह है कि 2.5 साल लगे पर उनकी सरकार को तोड़ दिया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया। हालत ये हो गई कि शिवसेना उनके हाथ से निकल गई, उनका सिंबल उनके हाथ से निकल गया। 55-56 एमएलए में से 40 एमएलए टूट गए, निर्दलीय टूट गए। तो वहां तो सबक सिखाया उन्होंने उद्धव ठाकरे को। और ये कांग्रेस और शिवसेना के बीच में पुल का काम कौन कर रहा था, संवाद स्थापित कौन करवा रहा था? शरद पवार। तो शरद पवार की पार्टी को तोड़ा 3 साल पूरे होने पर, बल्कि 3.5 साल पूरे होने पर, यानी 1 साल पहले शिवसेना को तोड़ा और अब 1 साल बाद जो है शरद पवार की पार्टी को तोड़ा। तो एक तरीके से ये बदलापुर है बीजेपी का, वो इनका पूरा हो गया महाराष्ट्र में। पहले उद्धव ठाकरे को सबक सिखाया, अब शरद पवार को सबक सिखाया है जी। संकेत ये भी मिल रहे हैं सर कि जल्दी ही एकनाथ शिंदे और उनके 15 साथी विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर स्पीकर फैसला देने वाले हैं और यदि ये अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो फिर आगे क्या, अगला सीएम कौन? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और राहुल नार्वेकर जो वहाँ इस समय स्पीकर हैं जी, उनके सामने ये मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ऐसा कोई फैसला विधायकों की योग्यता अयोग्यता को लेकर के सुनाया नहीं या एमपी की योग्यता अयोग्यता का सुनाया नहीं और ये उसके दायरे में भी नहीं आता है। ये काम तो स्पीकर ही करेंगे, उन्हीं के दायरे में आता है। विधानसभा और संसद के जो मामले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऐसी सूरत में दखल दे सकता है कि अगर लोकसभा के स्पीकर ने या राज्यसभा के सभापति ने या विधानसभाओं के स्पीकर ने कोई आदेश पारित किया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए कि ये वैधानिक फैसला है या अवैधानिक फैसला है, तो वो मेरिट पे उसकी सुनवाई कर सकता है। लेकिन अभी चूंकि विधानसभा के स्पीकर ने कोई फैसला ही नहीं दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम तो स्पीकर को कहेंगे कि आप फैसला करिए। तो अब राहुल नार्वेकर को फैसला करना है, वो सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने शिवसेना के केवल इन 16 एमएलए को इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे नोटिस इश्यू नहीं किए हैं, उन्होंने सबको कर दिए हैं। क्योंकि अगर उस समय जब इन्होंने पाला बदला था, उद्धव ठाकरे के खिलाफ ताल ठोकी थी और ये सूरत और गुवाहाटी के रास्ते गोवा होते हुए मुंबई आए थे, तो उस समय जब ये सरकार बना ली, एकनाथ शिंदे ने चीफ मिनिस्टरशिप की शपथ ले ली, तो उसके बाद इन लोगों ने भी जो उद्धव ठाकरे के पास बचे थे उनको नोटिस इशू किए थे, व्हीप इशू किए थे और ये कहा था कि हम असली शिवसेना हैं, आप जो हमने व्हीप जारी किया है उसके अकॉर्डिंग सदन में अपना बिहेव करिए, यानी हम जो चाहते हैं आप वहाँ वोट करिए, हमारे खिलाफ वोट करने की कोशिश मत करिए। और बाद में चूंकि चुनाव आयोग ने भी एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है,
इसलिए मामला पूरी तरीके से फंस चुका है। अब राहुल नार्वेकर सारे एमएलए को बुला बुला करके उनसे पूछेंगे वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। तो केवल इन 15-16 एमएलए के सिर पर तलवार नहीं लटकी हुई है अयोग्यता की, जो उद्धव ठाकरे के साथ रुक गए थे उन एमएलए के सिर पर भी अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। तो बहुत दिलचस्प कोण पर, बिंदु पर जाकर के ये पूरा झगड़ा इनका आकर के खड़ा हो गया है। जरूरी नहीं है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथी ही अयोग्य घोषित किए जाएं स्पीकर के द्वारा। बहुत संभव है कि आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं, उन समेत जो उद्धव ठाकरे के साथ इस समय बचे हुए एमएलए हैं वो अयोग्य घोषित कर दिए जाए। तो सबकी निगाहें इस समय स्पीकर पर लगी हुई हैं कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। अगर एकनाथ शिंदे और इनके साथी एमएलए अयोग्य घोषित हो भी जाते हैं, जिसकी मैं 1% भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई आशंका नहीं है कि वो अयोग्य घोषित होंगे, क्योंकि स्पीकर जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्टेट में इंस्टेबिलिटी नहीं चाहेगी और उसका तो ये मन है कि चुनाव तक एकनाथ शिंदे ही चीफ मिनिस्टर बने रहें, इन्हीं के नेतृत्व में आगे चुनाव लड़े जाएं। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 1% ही मान लें कि ये अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि अजित पवार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ऐसी सूरत में देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने मेरे दर्शकों को, क्योंकि सुबह से ही ये चल रहा था कि एकनाथ शिंदे आज प्रधानमंत्री से परिवार समेत मिले हैं और कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। आपने उन चर्चाओं पे एक अपना अच्छा विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओंकार जी। बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।